नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम एनिमल फाइबर वूल के बारे में पढ़ेंगे। ऊन एवं रेशम प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इस कारण इनमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती है। ये दोनों ही रेशे जांतव रेशे अर्थात एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ तथा रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम ऊनी रेशे की ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। बाल जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा करते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार युग में हुई होगी। सभ्यता से पूर्व अति प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था तथा उसकी खालों से शरीर आवरण करके स्वयं को धूप, सर्दी एवं वर्षा से बचाता था। इस प्रकार उसे खालों एवं खालों पर उपस्थित बालों के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई। धीरे धीरे मानव ने यह अनुभव किया कि बहुत अधिक प्रयोग के पश्चात खाल पर उपस्थित बाल ताप एवं दबाव से आपस में सटकर चिपक जाते हैं। इस गुण का उपयोग उसने वस्त्र निर्माण में किया। इस प्रकार उसने बालों को फंसाकर अर्थात इंटरलॉक करके तथा जमाकर अर्थात फेल्टिंग के द्वारा वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। उसने यह अनुभव किया कि खाल सहित बालों की अपेक्षाकृत केवल बालों से बने वस्त्र ज़्यादा आरामदायक हैं तथा अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार उसने ऊनी वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। शायद ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी ठंडे प्रदेशों में ही पहले हुआ होगा। आज भी बाल सहित खाल का प्रयोग फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। खाल प्राप्ति हेतु जानवरों को मारना पड़ता था। जानवरों के मारने से उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होने लगी। इतना ही नहीं, कई विशेष किस्म के जानवरों की जाति ही समाप्त होने लगी। अतः मानवों ने इस बात का प्रयास किया कि जानवरों को न मारकर केवल उनके शरीर पर उपस्थित बालों को ही काट लिया जाए और फिर उन बालों से वस्त्र बनाए जाएं। इस प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। वह उनके शरीर से बालों को काटकर पतले धागों में बटकर उनसे बुनाई करके अथवा ताप, नमी व दबाव की उपस्थिति में जमाकर वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। यहाँ अति प्राचीन काल से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ के ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट एवं आकर्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कोटि के ऊनी वस्त्रों का उपयोग राजा महाराजा अपनी पोशाकों में किया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। यहाँ अति प्राचीन काल से भेड़ पाली जाती थी। वह उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। 13वीं शताब्दी तक स्पेन में ऊन उत्पादन का कार्य होने लगा। यहाँ का ऊन मैरिनो ऊन के नाम से प्रसिद्ध था। मैरिनो ऊन उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन होते हैं। इनसे बने वस्त्र अति कोमल, बारीक, सौंदर्यमय एवं आकर्षक लगते हैं। अतः अन्य देशों ने भी स्पेन से मैरिनो जाति की भेड़ों को मंगवाकर अपने यहाँ पाला तथा ऊन के किस्मों को उन्नत किया एवं श्रेष्ठ बनाया। आजकल विश्व के अनेक देशों में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है। अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश ऊनी वस्त्रों के मुख्य उत्पादन केंद्र है। भारत में भी अति प्राचीन काल से ही ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। इसका प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों से
एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त वे प्रतिमाएं हैं जिन पर आकर्षक डिजाइनों से निर्मित ऊनी वस्त्र लपेटे पाए गए हैं। भारत में निर्मित ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल, पैरन एवं अन्य परिधान अपनी श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, बारीकी, सूक्ष्मता, गर्माहट, आकर्षक डिजाइन एवं कोमलता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। महाभारत में भी ऊनी वस्त्रों के वर्णन मिले हैं। वैदिक काल में भी ऋषि मुनि पशुओं की खालों को शरीर पर आवरण के रूप में प्रयोग किया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन का कार्य कश्मीर से आरंभ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की ओर से दूत बनकर जब भगवान श्री कृष्ण कौरव दरबार में पहुंचे थे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें 10,000 कश्मीरी शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया था। कश्मीर के पश्मीना शॉल अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता एवं आकर्षक डिज़ाइन के लिए दूर दूर के देशों तक प्रसिद्ध थे। यह शॉल अत्यंत हल्के, बारीक एवं महीन होते हुए भी अत्यधिक गर्माहट प्रदान करने का गुण रखते थे। कश्मीरी शॉल के उद्योगों को उन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने का श्रेय मुगल बादशाहों को जाता है। उन्होंने इस उद्योग को फलने फूलने एवं उन्नत करने में भरपूर सहयोग दिया, जिससे यहाँ की निर्मित शॉलों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। मुगल सम्राट अकबर कश्मीरी शॉलों का प्रयोग बड़े उत्साहपूर्वक करते थे। वे इसे उपहार स्वरूप दूसरे राजा महाराजाओं को देते थे। कश्मीर में इतने सुंदर एवं आकर्षक पश्मीना शॉल बनाए जाते थे कि आज तक विश्व में इसकी बराबरी का शॉल नहीं बन पाया है। यह शॉल अपनी श्रेष्ठता, सुंदरता एवं विशेष गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। परंतु जब भारत में अंग्रेजी राज्य का पदार्पण हुआ, तब इस उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची। उन्होंने इस उद्योग को केवल हानि ही नहीं पहुंचाई, बल्कि इसे नष्ट कर डाला। इस उद्योग एवं कला से जुड़े तमाम लोग इसे छोड़कर जीविकोपार्जन हेतु अन्य कार्य करने लगे, जिससे दिन प्रतिदिन इस कला का ह्रास होता चला गया। अंग्रेजों का उद्देश्य ही यही था कि भारत की कला एवं संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार पुनः उस उद्योग को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दे रही है। साधन जुटाए जा रहे हैं, कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, बिक्री का प्रबंध किए जा रहे हैं, परंतु तब जैसे शॉल बनते थे आज वैसे शॉल नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि आज भी कश्मीरी शॉल अपनी सुंदरता एवं उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु ये शॉल प्राचीन काल के शॉल की बराबरी नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है कि तब कला कला के लिए थी, न कि धन के लिए। कला के हर नमूने से कलाकार का व्यक्तित्व झलकता था। तब कला से परिपूर्ण शॉलों का मुंह मांगा इनाम मिलता था। मुगल बादशाह बड़े शौक से इसे धारण करते थे और उत्कृष्ट निर्माण के लिए कलाकार को प्रोत्साहित करते थे। कश्मीरी शॉल के अतिरिक्त यहाँ के नमदा, शाहतुरन, लुई, गरम चादरें, कंबल, कोट, फैरन आदि प्रसिद्ध हैं। कश्मीरी शॉल के खरीदार मुख्यतः विदेशी पर्यटक हैं। विदेशों में इस शॉल की काफ़ी मांग है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फाइबर जानेंगे। संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊन मिलते हैं। ये लगभग 40 से भी ज़्यादा प्रकार की भेड़ों से प्राप्त होते हैं। क्रॉस ब्रीड से ऊन प्राप्त करने हेतु 200 से भी ज़्यादा भेड़ें उपलब्ध है। ऊन की किस्म भेड़ों के स्वास्थ्य, नस्ल, आहार, पालने की रीति, देखरेख एवं प्रदेश विशेष की जलवायु से प्रभावित होती है। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाली भेड़ों से, जो खासकर ऊंचाई पर रहती है, उत्तम कोटि के कोमल एवं लंबे ऊन की प्राप्ति होती है। गर्म प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त ऊन कठोर, कड़े, रुक्ष, कम चमकदार अथवा कम चमक लिए हुए एवं छोटे होते हैं।
ऊन प्राप्ति हेतु भेड़ों के शरीर पर उपस्थित बालों को पहले हाथों से काटा जाता था, परंतु विदेशों में और कई अन्य जगहों में यह कार्य मशीन से किया जाता है। ऊन की किस्म, भेड़ की नस्ल, जाति, लालन पालन के अतिरिक्त काटने की विधि, भेड़ की आयु एवं अवस्था आदि से भी प्रभावित होती है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। लैम्स वूल अर्थात मेमने की ऊन। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। 8 माह के भेड़ के बच्चे की पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोटि के होते हैं। इसके बाल अत्यंत कोमल, सूक्ष्म, आकर्षक एवं दोनों सिरे से नुकीले होते हैं, परंतु चूंकि ये भेड़ अपरिपक्व होती है, इसीलिए इनके रेशों में पर्याप्त मजबूती नहीं होती है। इनमें अद्वितीय सुंदर, मुलायम एवं गर्म वस्त्र तैयार होते हैं। मैरिनो जाति की भेड़ों के मेमनों से प्राप्त ऊन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। ऊन के रेशों की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ऊन में उपस्थित स्केल्स अर्थात शल्कों की संख्या भी अधिक होती है। नेक्स्ट है हॉगेट वूल अर्थात हॉगेट ऊन। 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है उन्हें हॉगेट ऊन कहा जाता है। इस अवस्था में भेड़ परिपक्व हो जाती है, अतः ऊन मजबूत होती है। इसके बालों से प्राप्त ऊन कोमल, बारीक, मुलायम एवं दोनों सिरे से नुकीले होती हैं। इनमें पर्याप्त लचक एवं प्रतिस्कंदता पाई जाती है। इस कारण इस ऊन का उपयोग वस्त्र निर्माण में ताने के रूप में किया जाता है। ताने के धागे का मजबूत रहना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वर्जिन ऊन अर्थात कुंवारी या वर्जिन ऊन। ऐसी ऊन पूर्णतः नई रहती है। इसका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ रहता है। यह वर्जिन ऊन कहलाती है। वैदर वूल अर्थात वैदर ऊन। 14 माह के भेड़ों के शरीर से पहली बार ऊन काटने के पश्चात दूसरी बार काटी जाने वाली ऊन वैदर ऊन कहलाती है। यह ऊन अधिकतर गंदी एवं मटमैली होती है। नेक्स्ट है पूल्ड वूल अर्थात खींची हुई ऊन। कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है। भेड़ों के मारने के पश्चात उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उसके शरीर पर चूना या अन्य रासायनिक विलोमक लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से खींच जाती है, परंतु यह ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है क्योंकि रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से ऊन निर्बल पड़ जाती है। साथ ही खींच कर निकालने से ऊन पर तनाव पड़ता है, जिससे वे फैल जाती है और दोबारा वे अपनी आकृति को नहीं प्राप्त कर पाती है। नेक्स्ट है कोटी ऊन। भेड़ों का पालन लालन जब प्रतिकूल परिस्थितियों एवं मौसम में होता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने को नहीं दिया जाता है, तो वैसे भेड़ों से प्राप्त ऊन भी निम्न कोटि की होती है। ऐसे ऊन रुक्ष, कड़े, गंदे, पास पास में बिल्कुल सटे, घने, ब्रिटल एवं उलझे होते हैं। इससे नमदा बनाया जाता है। नेक्स्ट है टैगलॉक वूल अर्थात टैगलॉक ऊन। टैगलॉक ऊन भी निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आती है। टूटे फूटे एवं बदरंग रंगों वाली ऊन टैगलॉक ऊन कहलाती है। इससे निम्न श्रेणी के वस्त्र, कालीन, दरियां आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डेड वूल अर्थात मृत ऊन। मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन कहलाती है। यह ऊन निम्न श्रेणी की होती है। इससे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवर की मृत्यु अस्वस्थता, दुर्घटना या अन्य कारणों से हो सकती है। नेक्स्ट है कारपेट वूल अर्थात कालीन ऊन। ये ऊन कड़ी, खुरदरी, रुक्ष एवं छोटी होती है। इनसे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जा सकते।
बल्कि इसका उपयोग केवल दरी या कालीन बनाने में किया जाता है, तो ऐसी ऊन को कालीन ऊन कहा जाता है। थैंक्स।